गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज हमारा सिंथेसिस का एक सेकंड टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज से हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है और किन किन रूल के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक में देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य मिले जुले होते हैं। तो देखिए क्या है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि क्या दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। उसके बाद है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है दो अलग अलग वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात प्रधान वाक्य होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स प्रधान वाक्य होता है तथा कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात उपवाक्य। एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स एक उपवाक्य होता है। तो नोट में देखते हैं कि लिखा है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सब ऑर्डिनेट के तीनों प्रकारों से बनाया जाता है। अर्थात सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज के तीनों प्रकारों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है जो निम्न है। ये तीनों प्रकार क्या है, निम्न है। तो हमारा जिसमें पहला है नाउन क्लॉज जो होता है संज्ञा उपवाक्य होता है। सेकंड होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जिसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह एक बार फिर देख लीजिए कि तीन प्रकार से कैसे बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट हमारा होता है नाउन क्लॉज जिसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सेकंड होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो विशेषण उपवाक्य होता है। और थर्ड होता है एडवर्ब क्लॉज जिसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो हम चलते हैं आगे अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जिसमें पहला टॉपिक क्या है कि हमने बताया कि फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है नाउन क्लॉज अर्थात संज्ञा उपवाक्य है। तो यह क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहला होता है नाउन क्लॉज ऐसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं अर्थात ऐसे वाक्य के रूप होते हैं या फ्रेजेज मीन्स वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। नाउन क्लॉज ऐसे सेंटेंस फॉर्म्स या फ्रेजेज होते हैं जो वाक्य में क्या करते हैं, नाउन की तरह कार्य करता है अर्थात संज्ञा की तरह कार्य करता है। और ये सब्जेक्ट किस रूप में, और ये जो नाउन क्लॉज होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको बताया कि नाउन क्लॉज के जो वाक्य होते हैं वे क्या करते हैं, कभी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में अथवा कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये निम्नलिखित क्या है कि नाउन क्लॉज निम्नलिखित 5 प्रकार से कार्य करते हैं। नाउन क्लॉज क्या होते हैं, निम्नलिखित 5 प्रकार से कार्य करते हैं अर्थात नाउन क्लॉज के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं और ये 5 प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि नाउन क्लॉज निम्नलिखित 5 रूपों में कार्य करते हैं। तो नाउन में पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें 5 प्रकार इसके जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। कहने का मतलब है कर्ता के रूप में प्रयोग। तो देखते हैं क्या होता है, जब लिखा है जब नाउन क्लॉज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसकी, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट रूप में आता है तब वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाता है। तो सीधा अर्थ है कि जब नाउन क्लॉज जो होता है वह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब वह सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है दैट द सन राइज इन द ईस्ट। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद लिखा है नोन टू एवरीबॉडी। तो आपको देखना है, आपको जैसे कि पहले से पता होता है जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस एमबी, इस तरह। तो इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह एचबी है, एचबी से पहले जितने भी ये शब्द आए हैं इनको हम एक करके क्या करेंगे,
यस टीवी मतलब सब्जेक्ट टू ए वर्ब में काउंटिंग करेंगे, अर्थात ये हमारा जो वाक्य है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाता है। ये तो मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है दैट ही विल कम इज श्योर, दैट ही विल कम इज श्योर। तो इस वाक्य में भी देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा वाक्य आया है, क्लाज आया है, वह हमारा क्या होगा, एस टी वी अर्थात सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाएगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो जाएगा दैट ही विल कम इज श्योर। तो आपको दैट इन सबको ध्यान देना है। उसके बाद आपका तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट द मैन डिड, व्हाट द मैन डिड वाज नॉट वेरी पोलाइट। यहाँ पर वाज नॉट वेरी पोलाइट, यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लास है। उसके बाद व्हाट द मैन डिड, यहाँ पर एक क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो इस तरह आपको पता हो जाएगा कि नाउन क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक होता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन क्लास सब्जेक्ट रूप में या कर्ता के रूप में प्रयोग। तो कर्ता के रूप में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले जो भी सेंटेंस आया है या क्लास आया है वह सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब हमारा दूसरा सेकंड टॉपिक जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहने मतलब कर्म के रूप में प्रयोग, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब कर्म के रूप में प्रयोग, अर्थात नाउन क्लास में ऑब्जेक्ट रूप कैसे होता है। देखे कि जब नाउन क्लास वर्ब के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आता है, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में आता है। तो हम बता रहे थे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब कर्म के रूप में। तो कर्म रूप कैसे होता है, जब नाउन क्लास किसके, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आता है, अर्थात वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया के ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में आता है। तो वैसे भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह वर्ब के बाद ही आता है सिंपल सेंटेंस में। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरीबडी नोज दैट ही इज ए थीफ। तो आपको देखना है एवरीबडी नोज, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस है या क्लास है। तो नोज हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और आपको पता है कि मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह हमारा दैट लगा है जो जोड़ा गया सेंटेंस को। तो दैट हमारा जो हो जाएगा, दैट से लेके थीफ तक ये हमारा हो गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब अर्थात कर्म के रूप में प्रयोग। तो यहाँ पर क्रिया है, क्रिया के बाद जितने भी ये शब्द आए हैं क्लास, ये आपका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया। हमारा दूसरा एग्जांपल है, देखते हैं आई नो व्हेन ही विल कम। आई नो मैं जानता हूं, व्हेन ही विल कम कि वह कब आएगा। यहाँ पर नो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस या क्लास होता है यह हमारा क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, दैट होते हैं और कुछ और भी होते हैं जो वाक्य को जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर तीसरा है, जैसे शी डिड नॉट नो दैट द आंसर वेयर रॉन्ग। तो हमारा एग्जांपल था जैसे आई नो व्हेन ही विल कम, तो ये हमारा हो गया। तो आप क्रिया के बाद जो आया है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब अर्थात कर्म के रूप में इनका प्रयोग है। हमारा एग्जांपल तीसरा है, जैसे शी डिड नॉट नो दैट द आंसर वेयर रॉन्ग। यहाँ पर नो आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद जो जितने भी ये शब्द आए हैं ये क्या है कि आपका दैट से लेके रॉन्ग तक ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। तो पूरक के रूप में प्रयोग, नाउन क्लास का पूरक के रूप में प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसका क्या है, लिखा है कि प्रिंसिपल क्लास के अंत में, कहा प्रिंसिपल क्लास अर्थात मेन वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब होने पर उनके बाद आने वाले क्लास को नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले क्लास को हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कहते हैं।
क्योंकि वह अर्थ अर्थ को पूर्ण करने के लिए आती है, अर्थात हमारे वाक्य को क्या करने के लिए आती है, पूर्ण करने के लिए आती है। और यह कॉम्प्लीमेंट का कार्य करती है, कॉम्प्लीमेंट कार्य करती है, सीधा सीधा अर्थ है कि उस वाक्य को पूरा करने का काम करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल माध्यम समझते हैं। जैसे लिखा आवर होप इज दैट ही विल पास दिस ईयर, पास दिस ईयर। तो यहाँ पर देखना कॉम्प्लीमेंट मतलब जो पूरा करता है, तो आपको पता है वर्ब टू बी जो होता है उसके बाद जो होता है वो हमारे वाक्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आवर होप इज, यहाँ पर जो हमारा क्लास है दूसरे बाद दैट ही विल पास दिस ईयर, तो यहाँ पर दैट से लेके ईयर तक ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर इस तरह हमारा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड तरफ। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है क्या, कि माई बिलीफ इज दैट ही विल श्योरली कम। माई बिलीफ मतलब मेरा विश्वास, इज है दैट की ही विल श्योरली कम, कि वह अवश्य आएगा, मेरा विश्वास है कि वह अवश्य आएगा। यहाँ पर इज के बाद दैट ही विल श्योरली कम, ये आपका क्या हो गया, आपका सेकंड क्लास हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है मोहन्स प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट पंक्चुअल, ही इज नॉट पंक्चुअल। तो इस तरह हमने बताया कि जो हमारा एग्जाम्पल्स है, मोहन्स प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट पंक्चुअल, ही इज नॉट पंक्चुअल मतलब मोहन की समस्या है कि वह नियमित नहीं रहता। तो इस तरह ये क्या है कि इज के बाद हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है यह हमारे वाक्य को पूरा करने का काम कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। और हमारे पहले दूसरे वाले वाक्य में है कि माई बिलीफ इज दैट ही विल श्योरली कम, यहाँ पर दैट ही विल श्योरली कम क्या कर रहा है, हमारे वाक्य को पूरा कर रहा है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद आ रहा है तो हमारे वाक्य कंप्लीट दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। इस तरह ये हमारा फिनिश हुआ। हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट तरफ, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, तो संबंध अव्यय के रूप में या संबंध सूचक के रूप में क्या करते हैं, संबंध सूचक के रूप में तो देखते हैं लिखा है कि जब नाउन क्लॉज क्या होता है, जब नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन जैसे ऑफ, टू, अदर हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। सीधा सीधा अर्थ है कि प्रीपोजिशन के बाद आता है, तब वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहलाता है। तो फिर देख लीजिए कि जब नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट रूप में आता है तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहलाता है। हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे लिसन टू व्हाट योर टीचर इज सेइंग। यहाँ पर देखिए लिसन हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका टू, उसके बाद व्हाट योर टीचर इज सेइंग। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया कि ये पूरा जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ओटीपी मतलब ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो यहाँ पर फिर देखिए टू आ गया है, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो टू व्हाट आई से जो है यह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है। हमारा तीसरा एग्जांपल है सीता इज द ऑनर ऑफ दैट ब्लू कार, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, तो यह आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। हमारा लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, केस इन अपोजिशन का अर्थ है कि किसी नाउन को बगल रखना या पास रखना। तो देखते हैं, बता रहे हैं जब नाउन क्लॉज का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन, तो वही चीज बताया, किसी नाउन या प्रोनाउन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रथम नाउन जो सब्जेक्ट रूप में होता है, प्रथम नाउन के बगल कामा से अलग करके लिखा जाता है। कारण मतलब
आगे और पीछे कामा लगाकर लिखा जाता है, तब वह केस इन अपोजिशन कहलाता है, केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा द न्यूज कामा दैट ही हैज पास्ड, ही हैज पास्ड, ही हैज पास्ड इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। फिर देख लिए द न्यूज कामा दैट ही हैज पास्ड इज इनकरेक्ट। यहां पर यह क्या है कि समाचार जो वह पास हो गया, इज इनकरेक्ट मतलब वह गलत है, वह गलत है। तो यहां दैट ही हैज पास्ड ये आपका केस इन अपोजिशन है, क्योंकि इसको हम नाउन के बगल रखे हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट है द न्यूज कामा दैट द टीचर हैड कम कामा इज रॉन्ग, का मतलब है द न्यूज मतलब वह समाचार, दैट द टीचर हैड कम कि अध्यापक आ चुके थे, इज रॉन्ग वह गलत है या गलत है। यहाँ पर दैट द टीचर हैड कम ये हमारा क्या हो गया, केस इन अपोजिशन हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है द पेन दैट ही बॉट वाज स्टोलन, वाज स्टोलन। इस तरह हम कर सकते हैं द पेन वह कलम, दैट ही बॉट जो उसने खरीदा, वाज स्टोलन वह चुराई गई थी। कैसी थी, चुराई गई थी। यहाँ दैट ही बॉट ये आपका क्या हो गया, केस इन अपोजिशन, CIA केस इन अपोजिशन हो गया। तो इस तरह आप केस इन अपोजिशन को समझ गए होंगे। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए निम्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम निम्नलिखित 3 प्रकार के क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक था नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हम किस प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं। उनका प्रयोग करके हम 2 अलग अलग सेंटेंस को हम बनाते हैं एक सिंपल सेंटेंस के रूप में। तो हमारा अगर असर्टिव होता है तो असर्टिव हम क्या करते हैं, दैट, दैट मीन्स की, तथा वाट मीन्स की क्या होता है या जो कुछ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण वाक्य बनाने के दैट, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की होता है, तथा वाट मीन्स होता है की क्या या जो कुछ। तो वाट मीन्स भी की क्या या जो कुछ होता है। अगर इंट्रागेटिव होता है तो हम इफ या वेदर का अर्थ की क्या होता है, की क्या होता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर बताया कि यदि सहायक क्रिया पहले आए हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आया हो। उसके बाद हु मीन्स होता है की कौन, हु मीन्स की कौन, हु मीन्स की कौन। हुज मीन्स होता है की किसका या की किसका या की किसकी। हुम मीन्स होता है की किसको, हुम मीन्स की किसको। अगला है इंट्रागेटिव, यदि क्वेश्चन वर्ड आया था, WH टाइप क्वेश्चन है जो बीच में आते हैं, तो होता है विच मीन्स होता है की कौन सा या की किसकी या की कौन सा। वेन मीन्स होता है की कब, वेन मीन्स की कब। वेयर मीन्स होता है की कहाँ, वेयर मीन्स की कहाँ। वाई मीन्स होता है की क्यों, वाई। हाउ मीन्स होता है की कैसे। तो इस तरह इन शब्दों का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज में इस प्रकार हम क्या करते हैं कि नाउन क्लॉज में 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस को बनाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आप इन वर्ड को याद कर लीजिए, इनका प्रयोग करके 2 अलग अलग वाक्य को हम जोड़ते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा यह टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। मैं अगले पार्ट साथ फिर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।